अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू करती हूँ तवाफ़ पार्ट 4। वो 9 बजे के बाद घर वापस आया था। उसके डैडी को उसकी मम्मी ने ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी थी, इसलिए टीवी बंद था। आज के लिए ये खबर काफ़ी थी। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि वो कितना ज़िद्दी था और ज़िद पूरी करवाने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने अच्छी तरह सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया था और फिर अपने डैडी के कमरे में आ गया, जहां मम्मी डैडी दोनों मौजूद थे। उसको देखते ही उसके डैडी ने उससे गुस्से से पूछा था, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या डैडी? भला की मासूमियत से जवाब दिया गया। बचपन से लेकर अब तक कुछ भी करने के बाद वो ऐसा ही मुंह बना लिया करता था। तुम मुल्तान में नहीं पढ़ सकती, तुम्हें एक बार कहे की बात समझ नहीं आती। वो शदीद गुस्से में लग रहे थे। उसने आगे बढ़कर कुर्सी खींची और उस पर बैठ गया। उसके मम्मी डैडी दोनों खड़े हुए थे। उसने बैठकर जवाब दिया, नहीं। तो फिर दोबारा सुन लो, तुम मुल्तान में नहीं पढ़ सकते, वरना तीसरी बार तुम सुनने के काबिल नहीं रहोगे, उन्होंने तेज लहजे में कहा था। प्यारे डैडी, अगर ये धमकी है तो आप पर बिल्कुल सूट नहीं कर रही, प्लीज। वो अब कुर्सी से उठा और बेड पर जाकर लेट गया। वो बहुत ढिठाई से अपनी बात मनवाया करता था। तुम बस कराची में ही रहोगे, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, मैं क्या करूंगी तुम्हारे बगैर? अब की बार उसकी मम्मी बोली थी, फूफू है ना आपकी, उन्हें अपने घर ही रख ले, वैसे भी तो हर वक्त नहीं होती है, उनसे सारा दिन बातें किया करना। ढिठाई की इंतहा थी। उसकी मम्मी ने गुस्से से उसे देखा था। मम्मी, मेरा कराची में एडमिशन नहीं हो सकता, उसने अपनी हंसी जब्त करते हुए कहा। क्यों? उसके डैडी ने पूछा। क्योंकि मैंने पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस का एंट्री टेस्ट दिया था। कराची में तो कब के एडमिशन हो गए हैं, अब तो क्लासेस शुरू हुए भी महीना हो गया है। वो थोड़ा रुका था। उसने दोनों के चेहरों को गौर से देखा, फिर बोला, अब मेरा अगर आप कराची में ही एडमिशन कराना चाहते हैं तो मेरा 1 साल और लग जाएगा और अगली बार पता नहीं मैं शायद पढ़ूं भी या नहीं। इसके माँ बाप को परेशान करने के लिए ये बात काफ़ी थी। उसे सुनकर उनका गुस्सा यकीनन खत्म हो जाना चाहिए था और ऐसा ही हुआ था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो आहिल? उसकी मम्मी परेशानी से पूछ रही थी। मम्मी, ये कौन सा कोई मुश्किल है, बहुत आसानी से मैंने ये कर लिया। पंजाब में एंट्री टेस्ट बाद में होते हैं। तो वो अब पूरी तफसील बयान करने लग गया था। उसकी मम्मी उसे और भी मजीद इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करती रही, पर वो हर बात का उल्टा जवाब देता रहा। फिर भूख का बहाना करके वहां से उठकर किचन में चला गया। उसे पता था उसने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, इसलिए उसके माँ बाप को हर हालत में उसकी बात माननी पड़नी थी। और ऐसा ही हुआ। 1 हफ्ते तक 3-4 बार बहस के बाद वो उसकी बात मान गए थे। कहते हैं, जिस सरजमीन को मदीना कहलवा लिया, हमने वहाँ की मिट्टी भी खाके शिफा पाई है। जिस रात उसने अपने मम्मी डैडी को मुल्तान जाने की बात बताई थी, उसी रात उसने आबिश को भी बताया था। आबिश भी सबकी तरह चौंक गई थी। इसके बाद उसने कहा था, आप प्लीज़ घर मत आना या मेरे से मिलने की कोशिश भी ना करना। मैं नहीं चाहती कि किसी को भी शक हो। वो अगर ना भी कहती तो उसने घर कभी नहीं जाना था। वो बस मुल्तान के नाम से ही सुकून पा लेता था। तुम मुल्तान क्यों जाना चाहते हो? उसके 1 महीने तक क्लासेस शुरू होने वाली थी। रोज़ उससे 3-4 बार ये सवाल पूछा जाता था। वो बस यही कहता था, मुल्तान में अच्छी पढ़ाई होती है। कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता था। अब सवाल पूछने पर उसने कहा था, मम्मी, मुल्तान मदीना अल-औलिया है, उधर की मिट्टी बहुत पाक है, बस मैं भी पाक होने के लिए जाना चाहता हूँ। उसकी मम्मी, फुप्पू, अदीबा सब ये बात सुनकर हैरान हो गए थे। उसे लोगों को हैरान करना आता था और ये सिर्फ वही कर सकता था। उसने ये बात सबको चुप करवाने के लिए कही थी और वाकई सारे चुप हो गए थे। फिर दोबारा किसी ने भी उससे ये सवाल नहीं पूछा था। दिसंबर के आखिरी दिनों में उसे मुल्तान जाना था और जनवरी में उसकी क्लासेस शुरू होनी थी, इसलिए वो दिसंबर की 27 तारीख को मुल्तान पहुंच गया। मुल्तान पहुंचते ही आबिश की खुशबू उसे आने लग गई। उसके डैडी भी उसके साथ आए थे। उसे हॉस्टल में एडजस्ट करवाकर उन्होंने वापस जाना था।
محبوب کے شہر کی مٹی بھی بہت عزیز ہوتی ہے، عاشقوں کے لیے وہ کسی قیمتی ہیرے موتیوں سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور محبوب کے شہر کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ دلکش لگتی ہے۔ ملتان کا میڈیکل کالج زیادہ بڑا نہیں تھا، کراچی میں اس سے بڑے بڑے بہت سے کالجز تھے۔ ہسپتال اور کالج کی بلڈنگ ساتھ ساتھ تھی اور کالج کے سامنے ہی ہاسٹل تھا۔ وہ ہاسٹل میں داخل ہوا، وہاں اندر جاتے ہی وہ ہاسٹل کا جائزہ لینے لگا۔ داخل ہوتے ہی راہداری کے دونوں اطراف میں لان تھا، جہاں بیٹھنے کے لیے گھاس لگائی ہوئی تھی اور بہت سارے گملے رکھے ہوئے تھے۔ آگے چل کر ہاسٹل کی عمارت تھی۔ اس کے ڈیڈی نے انکل افضل، جن کی بیٹے کی شادی پر ملتان آئے تھے، ان سے کہہ کر سارے انتظامات کرا لیے تھے۔ ڈیڈی اسے ہاسٹل میں چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے۔ وہ اندر کمرے میں آیا تو کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا۔ 3 اسٹوڈنٹس نے ایک کمرے میں رہنا تھا۔ نیچے میٹرس بچھا کر انہیں رہنا تھا۔ دیوار کے ساتھ الماریاں بنی ہوئی تھی، اس میں سے ایک الماری میں اس نے اپنا سامان رکھ لیا اور نیچے میٹرس بچھا کر اس پر بیٹھ گیا۔ آبش، آپ کے لیے کچھ بھی، اس نے بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے آبش کو اپنے پہنچنے کی اطلاع دے دی تھی۔ وہ اس وقت اسکول میں ہوگی، وہ اسے کال نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی ممی کو بھی فون کر کے اپنے پہنچنے کا بتا دیا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ایک لڑکا 5-6 بیگ اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ بیگوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ وہ ابھی کمرے میں داخل ہی ہوا تھا کہ سارے بیگوں سمیت وہ زمین پر گر گیا۔ آہل اسے وہیں بیٹھا دیکھتا رہا۔ وہ اب مشکلوں سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے سفید رنگ کی شلوار قمیص پہن رکھی تھی اور آنکھوں پر نظر کے چشمے لگائے ہوئے تھے۔ وہ عام سی شکل کا لڑکا تھا۔ اس نے اب آہل کو دیکھا تھا اور اسے دیکھ کر پورا منہ کھول کر مسکرایا تھا۔ وہ اس کے پاس آ کر زبردستی اس کے گلے ملا تھا۔ پھر وہ اپنا سامان ویسے ہی چھوڑ کر آہل کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس نے بولنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنا نام عرش بتایا تھا۔ اس کا تعلق بہاول پور سے تھا۔ اس کے 2 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ اس کا باپ ٹریفک پولیس میں تھا۔ اس کی ماں ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر تھی۔ وہ گھر میں سب سے چھوٹا تھا۔ باقی خاندان کے ناموں سے لے کر خاندان کے جھگڑوں کے بارے میں وہ ایک ہی بار میں بتا چکا تھا، اور آہل اس کی باتیں سن کر زبردست قسم کا بور ہو رہا تھا۔ وہ باتیں کرتے کرتے اچانک رکا اور کچھ یاد کرتے ہوئے آہل سے کہا، اوہ، میں باتیں کرتے کرتے بھول ہی گیا کہ مجھے ابھی اپنا میٹرس باہر سے لانا ہے، اور تم نے بھی مجھے یاد نہیں کروایا۔ آہل اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ وہ باہر گیا تو آہل کو ذرا سکون آیا۔ پھر وہ میٹرس لے کر واپس آ گیا۔ آہل نے اس کے ساتھ دوپہر اور رات کا کھانا کھایا تھا۔ عرش اسے رات تک اپنی پوری زندگی کی باتیں بتا چکا تھا۔ آہل نے ہوں ہاں کے علاوہ زیادہ بات نہیں کی تھی۔ وہ بار بار درمیان میں آبش کو کال ملا کر دیکھتا رہا، پر کال اٹینڈ نہیں کی گئی، اور وہ رات کے 10 بجے بیٹھا عرش کی کسی فلاپ لو سٹوری کی بورنگ کہانی سن رہا تھا اور ساتھ ساتھ آبش کو کال بھی ملا رہا تھا۔ اب کی بار کال اٹینڈ ہو گئی تھی۔ آہل کی جان میں جان آئی۔ آہل اٹھ کر باہر آ گیا۔ آبش کے پیپرز ہو رہے تھے، جن کی وجہ سے وہ مصروف تھی، اس لیے ان کی 2 منٹ سے زیادہ بات نہیں ہو سکی۔ آہل کو اس میں بھی سکون مل گیا تھا۔ وہ آبش کے اتنا قریب تھا، اسے اس فضا میں بھی آبش کی خوشبو آ رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے آبش اس کے پاس ہی ہے، اس لیے وہ وہیں باہر لان میں بیٹھ گیا۔ اور ویسے بھی وہ عرش کی مزید باتیں برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ادھر بیٹھنا زیادہ مناسب تھا۔ پھر رات گئے تک ادھر ہی بیٹھا رہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب عرش سو چکا ہوگا، پھر اندر آ گیا۔ وہ واقعی سو چکا تھا۔ اگلی صبح جب وہ جاگا تو ایک اور لڑکا ان کے کمرے میں تھا۔ عرش نے بتایا کہ اس کا نام شہروز ہے اور وہ ان کا 3را روم میٹ ہے۔ جنوری شروع ہو گیا تو ان کی کلاسز بھی شروع ہو گئی۔ ملتان میں کراچی کی نسبت بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، اس لیے وہ زیادہ باہر نہیں جاتا تھا، لیکن آبش کے گھر کے دن میں 2 چکر لگانا تو فرض سمجھتا تھا۔ وہ اس کے گھر کے گیٹ کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا تھا اور باہر سے گھر کو دیکھتا رہتا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد واپس آ جایا کرتا تھا۔ ایسا کرنے میں بھی اسے سکون ملتا تھا۔ اس کی عرش اور شہروز کے ساتھ کافی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ عرش بہت ہی دل پھیک لڑکا تھا۔ اس کا آئے روز کلاس کے ہر دوسری لڑکی پر دل آیا ہوتا تھا، لیکن اس کے برعکس شہروز بہت سلجھا ہوا تھا۔ وہ بہت کم بولتا تھا، بس کام کے وقت ہی بات کیا کرتا تھا۔
لیکن اس کی آنکھوں میں بہت گہرائی تھی۔ وہ اکثر لال اور سوجی ہوئی رہتی تھی، جیسے وہ تنہائی میں بہت روتا ہوگا۔ آہل اس سے اس کی اداسی کی وجہ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن کبھی پوچھ نہ سکا تھا۔ ایک دن عرش اور آہل باہر ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے گئے ہوئے تھے۔ شہروز ان کے ساتھ نہیں گیا۔ آج وہ صبح سے ہی کچھ بجھا بجھا سا لگ رہا تھا۔ آہل اسے باہر ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا، اس لیے وہ دونوں چلے گئے۔ جب وہ واپس آئے تو شہروز آہل کے میٹرس پر اس کا کمبل لے کر لیٹا ہوا تھا۔ آہل ان لوگوں میں سے تھا جن کو اپنے بستر کے بغیر نیند نہیں آتی تھی، اس لیے آہل نے اسے ہلا کر کہا، شہروز یار، اپنے بستر پر چلے جاؤ۔ آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ شاید وہ بہت گہری نیند میں تھا۔ آہل نے اس سے پھر ہلایا، پر پھر بھی وہ نہیں ہلا۔ آہل نے اس کے منہ سے کمبل اتارا تو دیکھا کہ اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا اور وہ بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ آہل اور عرش دونوں اسے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ دونوں نے اسے جلدی سے اٹھایا اور ہسپتال لے آئے اور ایمرجنسی وارڈ میں پہنچا دیا۔ پھر آہل نے شہروز کا موبائل لے کر اس کی خراب طبیعت کی اطلاع اس کے گھر والوں کو بھی دے دی اور وہ دونوں ادھر ہی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ انہوں نے بتایا کہ شہروز نے بہت ساری نیند کی گولیاں کھا لی ہے، ابھی وہ خطرے سے باہر نہیں آئے، آپ سب دعا کریں۔ آہل اور عرش یہ سن کر بہت پریشان ہو گئے تھے۔ عرش کا تعلق فیصل آباد سے تھا، تقریباً 5 گھنٹوں میں انہیں ملتان پہنچ جانا چاہیے تھا۔ رات کو آہل نے اس کے گھر والوں کو اطلاع دے دی تھی۔ اب تہجد کا وقت ہونے والا تھا، اب تک شہروز کے گھر والے نہیں پہنچے تھے۔ وہ بہت گھبرا گیا تھا۔ اس نے دوبارہ اس کے گھر والوں کو کال کی۔ انہوں نے بتایا کہ بس وہ آدھے گھنٹے تک پہنچ رہے ہیں۔ اس پر آہل کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ تھوڑی دیر میں شہروز کی امی ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جو مسلسل رو رہی تھی۔ شہروز کی تو کوئی بہن نہیں تھی، تو یہ کون ہو سکتی ہے؟ آہل نے سوچا۔ وہ انہی کی ہم عمر لگ رہی تھی۔ وہ رات اس کے ماں باپ کے لیے بہت بھاری رہی تھی۔ اب صبح ہو چکی تھی۔ اس کی ماں مسلسل کچھ پڑھ کر شہروز کی طرف پھونک رہی تھی۔ آہل کو ان پر بہت ترس آ رہا تھا اور شہروز پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ آخر اس نے خودکشی کی کوشش کیوں کی؟ سارا دن اسی کشمکش میں گزرا تھا۔ ڈاکٹر نے شام کو آ کر بتایا تھا کہ اب شہروز خطرے سے باہر ہے۔ وہ لڑکی جو ان کے ساتھ تھی سنتے ہی سجدے میں گر گئی تھی۔ اس کے ماں باپ بھی بہت خوش تھے۔ آہل نے صبح اس کے ماں باپ کو زبردستی ناشتہ کروایا تھا، پر اس لڑکی نے اب تک کچھ نہیں کھایا تھا۔ رات تک شہروز کو ہوش آ گیا۔ سب سے پہلے اس کے ماں باپ اس سے اندر ملنے گئے۔ ان کے باہر آنے کے بعد وہ لڑکی اندر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے آہل کو شہروز کے کسی پیپرز پر سائن کرانے کے لیے کہا تھا۔ یہ پولیس کیس تھا، لیکن ڈاکٹر سے کافی جان پہچان تھی، اس لیے انہوں نے پولیس کو اطلاع نہیں کی تھی۔ مجھے معاف کر دو شہروز، میں اب کبھی تمہیں چھوڑنے کا سوچوں گی بھی نہیں۔ آہل جیسے ہی شہروز کے کمرے میں داخل ہونے لگا تو اندر سے آواز آ رہی تھی۔ وہ لڑکی روتے ہوئے شہروز سے کہہ رہی تھی، اس لیے آہل وہیں سننے کے لیے رک گیا۔ میں نے تم سے اتنی محبت کی تھی، میں نے تمہیں اتنا ٹوٹ کر چاہا، اور تم نے کیا کیا؟ مجھے چھوڑ دیا۔ اب شہروز اسے کہہ رہا تھا۔ وہ آگے سے روئے جا رہی تھی۔ شہروز پھر بولا تھا، تم نے ایسا کیوں کیا لاریب؟ میرا قصور کیا تھا؟ ہاں بولو تو تم میرے سے اپنا قصور پوچھتے؟ اتنی سی بات پر اپنی جان لینے کی کوشش کر لی۔ اپنے ماں باپ کا ہی کچھ خیال کر لیتے۔ اتنی سی بات؟ میڈم، آپ کے لیے یہ اتنی سی بات ہوگی، پر میرے لیے تم سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ تم نہیں تو کوئی نہیں، ماں باپ بھی نہیں۔ پھر شہروز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، اب مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ کبھی نہیں، اس نے جواب دیا تھا۔ آہل کو اس لڑکی کا جواب سن کر بہت سکون ملا تھا۔ وہ کبھی عابش سے دور ہو جانے کا نہیں سوچ سکتا تھا، تو اگر کوئی اس کی طرح کا عاشق تھا تو اس کی محبت کا دور جانا کیسے برداشت کرتا؟ الحمدللہ، آہل نے دھیرے سے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ یہ شکر اس کی زندگی سے زیادہ اس کی محبت کے ملنے پر ادا کیا گیا تھا۔ تم نے لاریب کے لیے خودکشی کی تھی؟ کچھ عرصے بعد ایک دن آہل نے شہروز سے پوچھا تھا۔ وہ 1 منٹ کے لیے بوندلا گیا، پھر ڈر کر پوچھا تھا، تمہیں کیسے پتا؟ ڈرو مت شہروز، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں نے تمہاری اور لاریب کی ہسپتال والی ساری باتیں سن لی تھی۔ وہ شہروز سے بہت دھیمے انداز میں کہہ رہا تھا۔ عرش کمرے میں نہیں تھا۔
बस वो दोनों बैठे हुए थे। अब कमरे में बिल्कुल खामोशी थी। शहरोज किसी गहरी सोच में गर्क लग रहा था। थोड़ी देर बाद वो बोला तो उसकी आवाज़ ने कमरे की खामोशी को तोड़ा। वो मेरी ज़िंदगी है, मैं उसके बगैर सांस लेने का भी नहीं सोच सकता। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया, मैं उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ, सब कुछ। जान देना तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है। वो अपने हाथों को देखते हुए कह रहा था। मुझे बहुत खुशी है वो तुम्हें मिल गई, आहिल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा था। अल्लाह करे तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अब शहरोज ने उसकी तरफ देखकर आमीन कहा था। तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है आहिल? थोड़ी देर बाद आहिल ने पूछा था। आहिल ने ना चाहते हुए भी एतराफ़ किया था, हाँ की है। शायद मेरी मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत से भी ज़्यादा शदीद है। मुझे उससे इश्क है। फिर आहिल ने शहरोज़ को आबिश के बारे में बता दिया। दो आशिक आपस में मिले थे और ऐसे आशिक जो मोहब्बत में दीवानगी तक जा पहुँचे थे। उस दिन के बाद आहिल और शहरोज़ की दोस्ती बहुत गहरी हो गई और वो अपनी हर बात एक दूसरे से करने लगे थे। आबिश के मैट्रिक के इम्तिहान हो रहे थे, इसलिए आहिल और उसकी बात ना होने के बराबर ही होती थी। आहिल उसके लिए रोज़ दुआ करता था। आहिल को मुल्तान आए हुए काफ़ी अरसा हो गया था, पर अभी तक उसने आबिश को नहीं देखा था। उसे आबिश को देखने की शदीद ख्वाहिश थी और ये ख्वाहिश जल्द ही पूरी होने वाली थी। लाहौर में आहिल की मम्मी के किसी रिश्तेदार की शादी थी। उन्होंने 2 दिन मुल्तान रुककर लाहौर जाना था। उन्होंने मुल्तान में आंटी नीलोफर के घर रुकना था और फिर आंटी नीलोफर ने भी उन्हीं के साथ लाहौर जाना था। आहिल की मम्मी ने भी 2 दिन आहिल को उनके पास आंटी नीलोफर के घर आने के लिए कहा था। आहिल ये सुनकर बहुत खुश हुआ था। आहिल ने ये बात आबिश को बताई थी। आबिश ने उसको सबके सामने किसी भी बेतकल्लुफ़ी करने से रोका और उससे किसी भी किस्म की बात करने से मना किया था और वो फ़ौरन मान गया था। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन उसकी मम्मी ने मुल्तान आना था। उस दिन आहिल के बहुत अहम लेक्चर थे, इसलिए वो एयरपोर्ट पर उन्हें लेने नहीं जा सकता था। आबिश की फैमिली ने उन्हें लेने जाना था और उसने शाम को आबिश के घर जाना था। उसकी मम्मी ने एड्रेस मैसेज कर दिया था। अब उन्हें क्या पता कि आहिल रोज़ दिन में उसके घर के कितने चक्कर लगाता है। मम्मी तो समझ रही थी कि उनका मासूम बच्चा बस एक बार ही आया तो है, उसे कहाँ याद होगा। पर उन्हें ये नहीं पता कि उनका मासूम बच्चा अपने घर का तो पता भूल सकता है, पर आबिश के घर का पता नहीं भूल सकता। शाम हो गई और वो वक्त करीब आ गया जब आबिश का दीदार होना था। वो घर आ गया। घर आकर वो गेट से अंदर आया। अंदर आकर उसने घर का जायज़ा लिया था। लॉन अब भी उसी तरह बहुत साफ सुथरा था। आम के दरख्त के साथ एक बड़ी छतरी लगी हुई थी जिसके नीचे मेज़ और कुर्सियों के फूल बने हुए थे। बाकी सब बाहर वैसा ही था। उसने आगे जाकर दाखिली दरवाज़ा खोला। सुनहरी फानूस फिर से चमका था, पर बाहर रोशनी कम होने की वजह से सुनहरी रंग में इतना असर नहीं था। उसके साथ वाले छोटे फानूस जल रहे थे जिनकी रोशनी किसी किस्म का रक्स कर रही थी। उसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। आबिश कहीं करीब ही होगी। उसे फिर से देखने का एहसास ही उसके अंदर नई रूह फूंक रहा था। अंदर दाखिल होते ही सोफे पर उसकी मम्मी और आंटी नीलोफर बैठी हुई थी और उनके साथ हस्बे तौका अदीबा और फुप्पू भी बैठी थी। उन्हें देखकर आहिल अंदर तक जल गया। फुप्पू को अपने घर में चैन नहीं मिलता। वो बस सोच कर रह गया, कह नहीं पाया। उसने पास जाकर सबको सलाम किया था। वो अपनी मम्मी से काफ़ी दिनों बाद मिल रहा था तो उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया था और मिलते हुए अपनी आंखें नम कर ली थी। माँ की ममता होती ही ऐसी है, अपने बच्चों के लिए सारी उम्र तड़पती ही रहती है। बेशक बच्चों को अपनी माँ की फिक्र हो या ना हो। वो अपनी माँ से मिलने के बाद सोफे पर बैठ गया। वो बैठा चाय पी रहा था जब बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। आंटी नीलोफर ने बताया कि आबिश एकेडमी से आ गई है। आबिश का नाम सुनते ही आहिल का दिल बेइख्तियार हो गया। उसकी सांसें फिर से बेतरतीब हो गई। तो उसका महबूब आ गया था। आज वो उसे कितने दिनों बाद देखने वाला था। दरवाज़ा खुला। सुनहरी रोशनी फिर फैल गई। उसका सुनहरी चेहरा सूरज की तरह दमक रहा था। अगर अंदर फानूस ना भी होते
तो उसकी रोशनी चारों तरफ फैल जानी थी। वो फेरी थी। वो अपने जादू से आसपास की हर चीज़ रोशन कर देती थी। वो अब सबके पास खड़ी थी। उसने सबको सलाम किया था। उसने सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ पहनी हुई थी और साथ लाल रंग का दुपट्टा हिजाब की तरह लिया हुआ था। उसका खूबसूरत चेहरा उस लाल रंग की वजह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आहिल उसे देखे जा रहा था। उसकी नज़रें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। वो फेरी अब आहिल के पास आ रही थी। वो आहिल के सामने आकर अब खड़ी हो गई। आहिल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वो सहर तारी कर देने वाली जादुई आवाज़। आहिल को इर्द गिर्द का सब कुछ दिखना बंद हो गया था। उससे इतना अरसा बात करने के बावजूद अब उसने सामने बोलने की हिम्मत नहीं आई थी। अदीबा उसके साथ बैठी थी। उसने आहिल को हिलाया। आहिल, आबिश सलाम कर रही है, उसे जवाब तो दे दो। आहिल किसी जादुई नगरी से बाहर आया था। अदीबा के कहने पर आहिल ने नजरें झुका ली, पर उससे कुछ बोला ना गया। वही सारे अल्फाज एक बार फिर से ख़त्म हो गए थे। अभी तक उसमें उसको जवाब देने की हिम्मत नहीं आई थी। उसे बेइख्तियार खुद पर गुस्सा आया। आबिश ने क्या सोचा होगा कि उसके रोकने के बावजूद वो फिर से उसे घूर रहा था। पर ये बात उसके इख्तियार में कहाँ थी? अगर उसके इख्तियार में होती तो वह ऐसा कभी करता ही क्यों? वो परी जादू का कोई हिसार बनाती थी और उसे अपने देश में ले जाती थी, जहाँ रंग थे, उसकी खुशबू थी और बस पागल कर देने वाला जादू था। हमाद पढ़ाई के सिलसिले में मुल्क से बाहर चला गया था और अंकल हयात भी कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। इसलिए आहिल वहाँ से उठकर बाहर लॉन में आ गया और उधर टहलने लगा। आहिल की आंखों के सामने अभी तक आबिश का ही चेहरा था। उसकी वो झुकी हुई आंखें, उसकी कांपती हुई पलकें, उसका सुनहरी चेहरा। आहिल को उस लड़की की हर अदाओं से इश्क था। दूसरों की नज़र में वो जो भी थी, आहिल की नज़र में वो फेरी थी, जो सामने होने पर आहिल के होश उड़ा देती थी। उसमें ऐसी कशिश थी जो सारी हिस्सों पर गालिब आ जाती थी। आहिल उसी के ख्यालों में गर्क था। किसी की आवाज़ पर चौंका। पीछे मुड़ा तो अदीबा खड़ी थी। आहिल, यहाँ क्या कर रहे हो? वो आहिल से पूछ रही थी। एक परी को अपने काबू में करने के लिए चिल्ला काट रहा हूँ। वो अदीबा को कभी भी सीधे मुँह जवाब नहीं देता था। अच्छा, तो अगर वो परी काबू में ना आई तो क्या करोगे? अदीबा ने उसी के अंदाज में पूछा। तो मैं उसके काबू में आ जाऊंगा और पूरी जिंदगी उस परी की गुलामी करूंगा। आहिल ने उसे चिढ़ाने की कोशिश की थी और वो वाकई चिढ़ गई थी। आहिल, खुदा करे तुम्हें वो परी कभी ना मिले और तुम उसके हिजर में सारी जिंदगी तड़पते ही रहो। अदीबा की आंखें ये कहते हुए नम हो गई थी और वो ये कहकर मुड़ गई। जाओ जाओ, जैसे तुमसे पूछ कर मिलना है ना उसने मुझसे, पीछे से हंसते हुए आहिल ने जवाब दिया। रात को आहिल ने सबके साथ खाना खाया था और एहतियातन वो आबिश से कुछ फासले पर बैठा था कि आबिश की उससे शक्ल ना दिखे, वरना एक बार फिर वो जादुई नगरी में चला जाएगा। हमाद पढ़ाई के सिलसिले में लाहौर गया हुआ था और वहीं से इंजीनियरिंग कर रहा था, इसलिए अब घर पर आंटी, अंकल और आबिश ही होते थे। खाने के बाद सबका आइसक्रीम खाने का मूड बन गया। इसी बहाने थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी। वो भी सबके साथ जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि आबिश भी जा रही थी। आबिश के साथ होने का एहसास ही बहुत था। वो आगे अंकल हयात के साथ बैठ गया और आबिश पीछे बैठी हुई थी। आबिश का मैसेज आया था। सलाम का जवाब देना फ़र्ज़ होता है, और साथ में ज़बान निकाल कर मुस्कुराता हुआ एक चेहरा। आहिल को मैसेज पढ़कर बहुत हंसी आई थी। आपने खुद ही तो बात करने से मना किया था, आहिल ने जवाब दिया। मैंने बात करने से मना किया था? सलाम का जवाब देना तो फ़र्ज़ है। आहिल भी फिर आहिल था। बहुत शरारती अंदाज में उसने जवाब दिया था। आपके सामने आपके इस आहिल भाई की बोलती बंद हो जाती है। उसने आहिल को अभी भी भाई कहा था, इस पर वो उसे छेड़ रहा था। आगे से आबिश ने मुस्कुराता हुआ चेहरा भेज दिया था और फिर वो रेस्टोरेंट आ गए। वहाँ पर आहिल अपनी मम्मी के सामने आकर बैठ गया और अदीबा हमेशा की तरह आहिल के साथ बैठ गई और उसके साथ आबिश बैठी थी। वो अदीबा से वक्फे से कोई ना कोई बात कर रही थी और हल्की सी आवाज़ उससे भी आ जाती थी। इतने में 3 लड़के सामने आकर बैठ गए। वो मुसलसल आबिश को देख रहे थे। आहिल को इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर उसका बस चलता तो वो उन्हें मार देता।
وہ आबिश को देखते आपस में कोई बात करते और हंसने लग जाते। उसका दिल कर रहा था कि वो आबिश को छुपा ले। उसको देखने का सिर्फ उसी को हक था और किसी को वो क्यों देखने देता। इतने में एक लड़के ने मोबाइल निकाला और आबिश की तस्वीर बना ली। अब आहिल की बस हो गई थी। अब वो आसानी से उनको छोड़ने वाला नहीं था। वो सबके सामने तमाशा नहीं करना चाहता था, इसलिए हॉस्टल में ज़रूरी काम का बताकर बाहर आ गया और शहरोज को सारी सूरत हाल के बारे में बताकर अपने काफ़ी सारे दोस्तों को बुलवा लिया। थोड़े ही वक्त में 10-11 बंदे रेस्टोरेंट के बाहर मौजूद थे। अब बस उन लड़कों के बाहर आने का इंतज़ार करना था। पहले अदीबा बाहर निकली, उसके पीछे आबिश और बाकी सब भी आ गए और वो गाड़ी में बैठकर चले गए। आहिल छुप गया था ताकि किसी की नज़र उन पर ना पड़े। थोड़ी ही देर में वो लड़के भी बाहर आ गए। उन सब ने इन तीनों को घेर लिया और एक वीरान सड़क पर ले आए। फिर आहिल ने उस लड़के को इतना मारा जिसने आबिश की तस्वीर बनाई थी। उसके मुंह से खून बहने लग गया। आहिल उसे मारे जा रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई थी आबिश को देखने की, उसकी तस्वीर बनाने की। वो बस उसकी ही थी, सिर्फ और सिर्फ उसकी। शहरोज ने आगे बढ़कर आहिल को पीछे हटा लिया, वरना आहिल ने उस लड़के को मार ही देना था। आहिल ने उन तीनों का मोबाइल लिया और मोबाइल रीसेट करके उनको वापस दे दिया। अब मोबाइल में कुछ भी नहीं था। अब उसने उनको जाने दिया और खुद सबके साथ हॉस्टल आ गया। रात को आहिल ने शहरोज को अपनी सलाम के जवाब ना देने वाली हरकत बताई थी और फिर दोनों इसी बात पर घंटों तक हंसते रहे। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। क्या आहिल और आबिश की ज़िंदगी में मोहब्बत कभी मुकम्मल हो पाएगी? क्या इन दोनों की मोहब्बत को इनके घर वाले भी एक्सेप्ट कर पाएंगे? और फिर अदीबा का क्या होगा? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।